किताबों की खासियत ये है कि उनमें आपको एक नई दूसरी दुनिया में ले जाने की पार होती है, लेकिन आपको इस दुनिया से वो बांधती नहीं है। ना ही ऐसी कोई बंदिश होती है कि मैं तुम्हें इस नई दुनिया में लेकर आई हूँ तो तुम इसे मेरे नज़रिए से ही देखो या फिर समझो। यहाँ पूरी आज़ादी होती है शब्दों के नए मायने तलाशने की, जो पसंद आए उसे अपनाने की और जो ना भाए उसे दरकिनार करने की। आप सोच रहे होंगे कि आज इनको क्या हो गया, ये क्या किताब और नई दुनिया की बात कर रही है। कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे एकदम ठीक ठाक है। हमने एक नई किताब पढ़ी और उस किताब के ज़रिए हमें मौका मिला एक ऐसे निवेशक के बारे में जानने का जिन्होंने 1986 में शेयर बाजार में कदम रखा सिर्फ 5,000 रुपए के साथ, और 2022 में उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 35,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाने माने निवेशक राकेश झुनझुनवाला की, और इस किताब का नाम है द बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट। 3 लोगों ने मिलकर ये किताब लिखी है, नील बोराते, अपराजिता शर्मा और आदित्य कोंडावर ने। डिस्क्लेमर पहले ही आपको बता दें कि ये कतई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आज के वीडियो में 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में निवेश से जुड़ी वो 4 बातें हैं जो राकेश झुनझुनवाला खुद फॉलो करते थे, लेकिन आम निवेशकों को उससे उल्टा करने की सलाह देते थे। दूसरे पार्ट में निवेश से जुड़े वो नियम या रूल जिसे वो फॉलो करके द बिग बुल ऑफ इंडिया बने। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कौन सी 4 बातें हैं जो राकेश करते थे लेकिन सलाह उसके उलट देते थे और क्यों। पहली बात, ये हम सब जानते हैं कि राकेश जी ने 1986 में शेयर बाजार में कदम रखा सिर्फ 5,000 रुपए के साथ, लेकिन असली शुरुआत उन्होंने 20 लाख रुपए उधार लेकर की थी। राकेश झुनझुनवाला लेवरेज ट्रेडिंग के लिए मशहूर थे। वो पैसे बोरो करके बाजार में लगाते थे ताकि वो बड़े पोजीशन ले सके। उनकी आदत हो गई थी बोरोड कैपिटल पर निवेश करने की और इंटरेस्ट देने की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि उन्होंने अपने सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए हैं, बाकी सब बोरोड कैपिटल है। लेकिन बाकी निवेशकों के लिए उनकी सलाह हमेशा यही क्यों रहती थी कि अपने पैसे पर खेलो, उधार लेकर नहीं। क्योंकि वो समझते थे कि ट्रेडिंग उनका पैशन है, वो यही करते थे, यही सोचते थे, इसके बारे में ही दिन रात बातें करते थे। लेकिन एक आम निवेशक जिसकी एक नौकरी होती है वो ये काम नहीं कर सकता है। उसके पास न वक्त है न ही माइंड स्पेस ये करने का। इसलिए राकेश आम निवेशकों से कहते थे कि कर्ज लेकर शेयर बाजार में एकदम मत उतरो। इसी तरह की दूसरी बात, राकेश ने भले ही अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करके बनाया है, वो खुद 95% से ऊपर शेयर मार्केट में निवेशित थे, लेकिन कॉमन निवेशक को वो म्यूचुअल फंड रूट लेने को कहते थे। 2021 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन ऑल दिस गैम्बलिंग वेयर स्टॉक्स गो अप बाय 40-50% एवरी डे. The mature attitude is to invest safely. Give your money to the experienced people to invest through mutual fund, to fund managers, and expect a reasonable return. If you want to invest in both mutual funds and direct stocks, allocate 95% of your portfolio to mutual funds and only 5% to stocks. यानी शुरू करना भी है तो पहले 5% ही सीधे बाजार में लगाओ और बाकी 95% को लगाओ म्यूचुअल फंड के रास्ते। तीसरी बात, राकेश शुरू से ही उन कंपनियों को आइडेंटिफाई करने में माहिर थे जो ग्रोथ साइकिल के अर्ली स्टेज पर होती थी। मतलब स्मॉल कैप कंपनियों को पिक करने में उन्हें महारत हासिल थी। टाइटन, ल्यूपिन, क्रिसल, ये सब उन्होंने तब लिया जब स्मॉल कैप कैटेगरी को वो बिलोंग करती थी, लेकिन एक आम निवेशक को वो इस रास्ते से दूर रहने के लिए कहते थे, क्योंकि स्मॉल कैप की वोलेटिलिटी आम निवेशक की नींद उड़ा सकती है। उसमें होने वाले नुकसान को छोटा निवेशक झेल नहीं सकता। इसलिए निवेश यात्रा की शुरुआत में स्मॉल कैप से दूर रहना बेहतर होता है। चौथी और इस सेक्शन की आखिरी बात, राकेश एसेट एलोकेशन फॉलो नहीं करते थे। उनका 98% एलोकेशन इक्विटी में था, लेकिन यहाँ भी उनकी सलाह एकदम उल्टी थी। वो रिटेल निवेशकों को यही सलाह देते थे कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। उनका अपना पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन वो मानते थे कि ये अप्रोच रिटेल निवेशक के लिए सही नहीं होता है। अब वक्त है ये जानने का कि राकेश झुनझुनवाला की क्या आदतें या माइंडसेट थी जो उन्हें एक सफल निवेशक बनाती थी, और आपको भी एक निवेशक के तौर पर ये चीज़ें सीखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, राकेश कभी भी स्पेकुलेशन पर नहीं जाते थे, बल्कि लॉजिक से तय करते थे कि क्या खरीदना है और क्या नहीं।
सेसागुआ में निवेश पर उन्होंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में एक शख्स लगातार सेसागुआ के बारे में बात करता रहता था, लेकिन कोई उसकी बात सुनता नहीं था। लेकिन जब उस शख्स ने राकेश को अपना लॉजिक बताया तो राकेश को लगा कि ये एक अच्छा मौका है और फिर उन्होंने सेसागुआ में निवेश किया। इसी तरीके से 1990 के बजट के वक्त भी राकेश झुनझुनवाला ने लॉजिक लगाकर लॉन्ग पोजीशन ली, जबकि मार्केट वाज बेयरिश एंड इट टर्न आउट ही वाज राइट। बजट के बाद बाजार में तेज रैली आई और उन्होंने मोटा पैसा बनाया। दूसरी बात, वो ये मानते थे कि किसी को कॉपी करके या बोरोड नॉलेज पर पैसे नहीं बन सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनका मतलब इससे ये था कि कोई इंसान किस कीमत पर खरीद रहा है कोई भी स्टॉक, आप वो तो कॉपी कर लेंगे या किसी के स्टॉक टिप पर आप सुन के पैसे लगा देंगे, लेकिन आपको उसका एग्जिट पॉइंट नहीं पता है। आपको ये नहीं पता है कि वो कितने साल होल्ड करने वाला है, उसकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है। और जब आपको ये सब नहीं मालूम होता है तो आपके नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। तीसरी बात, निवेश से निकलना कब चाहिए, इस पर उनकी क्लैरिटी एकदम पक्की थी। इस पर राकेश का कहना था कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है जहां मुझे मेरे पैसे अभी के निवेश से अधिक रिटर्न कमा कर देंगे तो मैं बेचता हूं, या फिर जब ये लगता है कि स्टॉक पीक कर चुका है या फिर वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी पीक कर चुकी है तो बेचना होता है। उनके मुताबिक selling should be an independent decision. It should not be linked to how the stock market is doing. नुकसान में नहीं बेचना भी एक बड़ी गलती है। राकेश के हिसाब से अधिकतर लोग मुनाफा कमाने वाले शेयर को बेच देते हैं, जबकि जो शेयर नुकसान में होता है उसे होल्ड कर लेते हैं। इसलिए उनका निवेश उस रफ्तार से नहीं बढ़ता जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए। चौथी बात, वो कहते थे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को हमेशा अलग रखो। किताब में लिखा है कि राकेश ने कभी भी निवेश वाले पैसे को ट्रेडिंग के लिए टच नहीं किया और ट्रेडिंग वाले पैसे को निवेश नहीं किया। तो वो सब लोग जो उछल कूद करते हैं निवेश और ट्रेडिंग के बीच में, इस बात को समझिए कि ट्रेडिंग और निवेश का पर्पस अलग अलग होता है और दोनों को अलग नहीं रखेंगे तो गड़बड़ होते देर नहीं लगती। एक और बात, उनके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के रूल एकदम अलग थे। उनके मुताबिक अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एवरेज नहीं करें। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम और निवेशक को मोमेंटम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ट्रेडिंग इज फॉर क्रिएटिंग कैपिटल, इन्वेस्टिंग इज फॉर ग्रोथ। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वो निवेश कर रहे हैं लेकिन दिमाग उनका ट्रेडिंग के हिसाब से ऑपरेट करता है। पांचवी बात, राकेश में रिस्क लेने की असीम क्षमता थी, लेकिन उनमें रिस्क को कंट्रोल करने का भी एक स्ट्रॉन्ग सेंस था, हुनर था। उनका एक अपने लिए रूल था, सर सलामत तो पगड़ी हजार। मतलब ये कि अगर ज़िंदगी बचाने के लिए थोड़ी सी प्राइड की कीमत भी देनी पड़े तो दे दो। किसी भी ट्रेडिंग बेट से वो इमोशनली अटैच नहीं होते थे। अगर ट्रेडिंग कॉल गलत गई तो लॉस एक्सेप्ट करते थे और ट्रेड को सेम डे ही सेटल करते थे। मतलब जितना लिया है कर्जदारों से उतना उसी दिन चुकाओ और मैटर को वहीं पर भैया क्लोज करो। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि ट्रेडिंग बेट सही गई है या गलत गई। उनका एक ही गोल था कि पैसा बनाना है। हिज वर्ड्स, never let lenders sit in our heads. It will affect you emotionally and may cripple your judgment during market hours. उनके एक एक्स एम्प्लॉय ने इस किताब में लिखा हुआ है कि बताया कि राकेश लेवरेज का एक थ्रेशोल्ड, मतलब एक सीमा रखते थे अपने दिमाग में, अगर उससे क्रॉस किया तो बेच देते थे। जैसे अगर वो 10,000 करोड़ से खेल रहे हैं और 200-300 करोड़ का नुकसान दिखा तो स्टॉक का आउटलुक कुछ भी हो वो बेच देंगे। अगर ऐसा लगता भी था कि अगले दिन बाजार ऊपर जाएगा वो फिर भी बेच देंगे, जबकि जितने पैसे थे उनके पास वो आसानी से लॉस मेकिंग ट्रेडिंग बेट्स को होल्ड कर सकते थे और माहौल बदलने का इंतजार कर सकते थे, लेकिन वो फिर भी लॉस बुक करना प्रेफर करते थे। आमतौर पर अधिकतर लोग नुकसान होने पर लेवरेज बढ़ा लेते हैं और ये एक बड़ी गलती है। इनफैक्ट राकेश ने रूल बना लिया था कि नए ट्रेडिंग डे के पहले लॉस बेयर करो और ड्यूज सेटल करो। लेवरेज्ड बेट्स में जो उनका डिसिप्लिन था उस पर एक घटना का जिक्र है किताब में। उन्होंने एक दोस्त को टाटा टी के शेयर लेने के लिए कहा, साथ ही ये भी कहा कि लेवरेजिंग पर ओवरबोर्ड नहीं जाना। दोस्त ने 20 लाख का प्रॉफिट बनाया, लेकिन जब राकेश को इसका पता चला तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया। कहा सट्टेबाजी ना कर। उनका पॉइंट था कि लिमिटेड रिस्क के साथ पैसे बनाओ।
उनकी एक और ख़ासियत थी कि वो गलती को एक्सेप्ट करने में शर्माते नहीं थे। उन्होंने कहा था कि टेक बूम में उन्होंने पैसे नहीं बनाए क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है ये उन्हें पता ही नहीं था। उस वक्त उनका फोकस पब्लिक सेक्टर कंपनियों पर था। बाद में हालांकि सॉफ्टवेयर स्टॉक्स उन्होंने खरीदा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हम क्या करते हैं बताइए बताइए। हमें तो अपनी गलती पहली बार दिखती ही नहीं है। एक्सेप्ट तो हम क्या ही करेंगे, और जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो नीचे कमेंट में मुझे थम्स अप दीजिए, ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों में वाकई सीखने की ललक है। किताब एक्चुअली बहुत ही इजी रीड है, तो अगर वक्त मिले तो पढ़ें। अगेन डिस्क्लेमर, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हमें बस लगता है कि आपको ये किताब आसानी से समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किताब के बारे में भी बात करें तो नीचे कमेंट करके किताब का नाम हमें ज़रूर बताइए। लाइक करें वीडियो और शेयर करें, साथ ही बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।